हैं मनोज कुमार गर्ग, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर, फिजिक्स लेक्चरर। आज हमारा कक्षा 11 का टॉपिक है पृष्ठ तनाव पाठ के अंतर्गत संपर्क कोण और आधिक्य दाब। संपर्क कोण क्या होता है? आपने देखा होगा जब किसी द्रव को किसी ठोस में लेते हैं, जैसे पेन है हमारे पास, अगर पेन में हम रिफिल में ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ जहाँ इंक होती है तो ये इंक बिल्कुल प्लेन नहीं होती, ये थोड़ा सा इसमें गड्ढा बना हुआ होता है। आपने ध्यान से देखा होगा, बारीक जितना पाइप होगा उसमें और ज़्यादा गड्ढा दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव कि जो द्रव है वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है, उसके इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। आप देखें जब हम द्रव का बूंद डालते हैं तो वो बूंद, पारे की जब बूंद डालते हैं बिल्कुल गोल रहती है। क्षेत्रफल न्यूनतम करने का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं मान लिया थोड़ा सा मिट्टी ले लूँ जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, उस मिट्टी ले लूँ और उस मिट्टी से मैं अलग अलग आकृति बनाऊँ, एक ऐसे वर्गाकार आकृति बनाऊँ, एक आयताकार बनाऊँ, एक ऐसे शंकुआकार बनाऊँ, एक ऐसे बेलनाकार बनाऊँ, मिट्टी उतनी ही हो, और एक इससे ऐसे गोल बना दूँ, तो मैं ये देखूंगा जो सबसे कम क्षेत्रफल बैठेगा वो इस गोले का बैठेगा, बाकी सबके क्षेत्रफल इससे ज़्यादा होंगे, जबकि द्रव्यमान सब में समान है। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल होता है वो गोले का होता है। तो इसीलिए वो बूंद अपना गोलाकार क्षेत्रफल धारण करने की कोशिश करती है। इस गुण को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। अब जहाँ संपर्क हुआ द्रव का तो हम ये देखते हैं कि उसमें जल है और जल में मैं ये कांच की पट्टी खड़ी करूँ तो मैं ये देखूंगा कि जहाँ ये कांच की पट्टी को जल टच कर रहा है ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। अगर मैं इसी कांच की पट्टी को पारे में खड़ी करूं तो फिर ये देखता हूं कि ये थोड़ा सा यहां से दब जाता है। तो ये जो हुआ ऐसा प्लेन ना होके ये हुआ, ये पृष्ठ तनाव के कारण हुआ। तो संपर्क कोण किसे कहेंगे? अब कि जहां ये संपर्क कर रहे हैं दोनों, एक लाइन द्रव के पृष्ठ पर खींचो और एक ठोस पर खींचो द्रव के अंदर की ओर, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ये संपर्क कोण कहलाता है। संपर्क बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई रेखा तथा ठोस पर द्रव के अंदर को खींची गई रेखा के बीच का कोण। यहाँ देखें ये पारा है तो पारे पे यहाँ खींचे, एक तो ठोस पर अंदर की ओर और एक इस पर इधर को, तो ये बना अधिक कोण। अब जो ठोस द्रव को भिगोते हैं, भिगोने का मतलब अगर तुम कांच की पट्टी पानी में डालो और उसे बाहर निकालो तो पानी उस पर चिपका रह जाएगा, तो ये भिगोना कहलाता है घटना। तो जो द्रव भिगोते हैं ठोस को तो उनके लिए तो होता है न्यून कोण, और जो नहीं भिगोते, पारा चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, तो ये होता है अधिक कोण। अगर जल और कांच की बात करें तो जल और कांच के लिए ये कोण होता है 8 डिग्री। पारा और कांच की बात करें तो होता है 135 डिग्री। लेकिन अगर जल और चांदी के बर्तन में जल ले लें तो फिर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या मतलब है? चांदी का आप गिलास ले लो और गिलास में बिल्कुल पानी भर लो ऊपर तक, तो वो बिल्कुल प्लेन रहेगा, जहाँ जहाँ वो चांदी को टच कर रहा होगा ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे उतरेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो वो कोण कितना कहलाएगा? 90 डिग्री। अब इसके बाद आप द्रव के तल देखें तो द्रव के तल 3 प्रकार के तल मिलेंगे आपको, बिल्कुल प्लेन या ऐसे या ऐसे। अब ये आकृतियां ऐसे क्यों बनती हैं? ये बिल्कुल प्लेन ही क्यों नहीं रहता? सब ये 3 तरह का हमें क्यों मिलता है? अवतल, उत्तल और समतल। अब समझे जरा, जहां पर बिल्कुल तल समतल है तो होता क्या है? मान लिया मैं कोई भी एक अणु लूं, बिल्कुल बीच का अणु लूं, इसके चारों तरफ अणु होंगे, तो जब चारों तरफ अणु होंगे तो आपने पढ़ाया सहसंजक बल आसंजक बल, 10⁻⁹ मीटर से कम दूरी है तो सहसंजक बल काम करना शुरू करेंगे। तो एक अणु इस बीच वाले अणु पे, जो इसके पास वाला अणु है, वो इस अणु पे अपनी तरफ को लगाएगा बल,
और इधर वाला अपनी तरफ को लगाएगा। दोनों परिमाण में समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, तो परिणामी क्या हो गया? शून्य। इसी तरह चारों तरफ वाला यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो जो ये चारों तरफ वाले बल होंगे ये आपस में एक दूसरे वाले सामने को निरस्त कर देंगे। परिणामी बल क्या होगा? शून्य, और बिल्कुल प्लेन रहेगी आकृति। अब इस पर आ जाएं, ये देखें आप ऐसे, ये दबा हुआ तल है, जैसे मैं अभी बता रहा था रिफिल में इंक दबी हुई होती है। तो जो सबसे नीचे वाला अणु है इसके इधर चारों तरफ पड़ोस में उठे हुए अणु हैं, एक अणु है इससे उठे हुए अणु है। तो जो ये उठा हुआ इधर अणु है ये अपनी तरफ को बल लगाएगा ऐसे, ये अणु अपनी तरफ को बल लगाएगा। अब इसके दो घटक कर देते हैं, एक घटक ऊपर को वर्टिकली और एक ये हॉरिजॉन्टल। इसी तरह इसके भी दो घटक कर देते हैं, एक ऊपर को और एक इधर को। अब जो ये दोनों घटक समांतर वाले आ गए, ये क्षैतिज वाले घटक, ये तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन ये वाले घटक निरस्त नहीं करते। तो इसीलिए इन सब का जो घटक ऊपर को आएंगे वो सब जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब एक परिणामी बल इस पर कहाँ की ओर को लग रहा है? पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो ये बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो इस बल के कारण एक दाब पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया दाब कहलाता है। तो जब बल ऊपर को लग रहा है तो इतना ही बल इसे संतुलित करने के लिए नीचे को लग रहा होगा। तो वो जो नीचे को बल लग रहा होगा अधिक बल, उसे ही कहते हैं आधिक्य दाब। तो जब द्रव की आकृति वक्रीय होती है तो उसके अवतल भाग से एक दाब अधिक लगता है दूसरे की अपेक्षा, दूसरे तल की अपेक्षा, उस दाब को ही कहते हैं आधिक्य दाब। इस वाले में आ जाओ, इसमें ये है तो इसके नीचे हैं ये अणु, इधर को बल लगेगा। इनके घटक करें तो इधर और इधर, इसके घटक करें तो इधर और इधर, तो ये घटक भी आपस में निरस्त करेंगे। परिणामी बल कहाँ को लग रहा है? नीचे को। तो इसे संतुलित करने के लिए अब कहाँ को लगेगा बल? ऊपर को। तो ये भी कौन से पृष्ठ की ओर से लगा? अवतल पृष्ठ की ओर से। तो अवतल पृष्ठ की ओर से एक अधिक दाब लगता है, उस दाब को ही आधिक्य दाब कहते हैं, P। और वो P बराबर होता है 2T/R, जहाँ T द्रव का पृष्ठ तनाव है और R इस वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या। T द्रव का पृष्ठ तनाव है और R वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या है। अब हमें इसे सूत्र को सिद्ध करना है कि ये P बराबर 2T/R कैसे आता है। हम पहले देखते हैं द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब। अब मान लिया ये एक द्रव की बूंद है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R। अब इसका आप देख रहे हैं कि ये वाला पृष्ठ अवतल है, तो अवतल पृष्ठ पर एक दाब बाहर की ओर को लगेगा, आधिक्य दाब। बाह्य दाब मान लिया P है, तो इस दाब के कारण मान लिया इसकी त्रिज्या में डेल्टा R वृद्धि हो जाती है, और डेल्टा R वृद्धि होके अब संतुलन की अवस्था में ये बूंद ऐसे बन जाती है। तो बाहर से जो दाब लग रहा है वो P, और जो अंदर से दाब लग रहा है वो है P प्लस स्मॉल p, जहां स्मॉल p क्या है? आधिक्य दाब। अब देखो, जो ये त्रिज्या में वृद्धि हुई है, इतना विस्थापन हुआ है डेल्टा R, तो इस विस्थापन को करने में जो किया गया कार्य W बराबर, और कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। लेकिन हमें पता है दाब ये बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो गया दाब, आधिक्य दाब, क्योंकि आधिक्य दाब के कारण ये वृद्धि हुई है, गुना क्षेत्रफल। तो इसलिए बल की जगह P आधिक्य दाब और गुना क्षेत्रफल गुना विस्थापन।
P गुना क्षेत्रफल बूंद का 4 पाई r स्क्वायर और विस्थापन कितना हुआ डेल्टा r। ये मान लिया समीकरण नंबर 1। अब पहले बूंद की त्रिज्या थी r, अब त्रिज्या होगी r प्लस डेल्टा r। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो अगर मैं क्षेत्रफल में वृद्धि देखूं डेल्टा a, तो बड़ी बूंद के क्षेत्रफल में से छोटी बूंद का क्षेत्रफल घटा दूं। बड़ी बूंद का क्षेत्रफल 4 पाई r प्लस डेल्टा r और इसमें से 4 पाई r स्क्वायर, बड़ी बूंद का 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, 4 पाई कॉमन, r प्लस डेल्टा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो, इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ, r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो आप, ये जो डेल्टा r त्रिज्या में वृद्धि है ये बहुत ही सूक्ष्म होगी r के सापेक्ष। तो ये डेल्टा r बहुत ही छोटा होगा r से, तो इसीलिए इसे डेल्टा r स्क्वायर जो आया हमारे पास ये तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम छोड़ सकते हैं। डेल्टा r स्क्वायर को छोड़ देंगे तो डेल्टा a इक्वस टू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r यानी 8 पाई r डेल्टा r। ये क्षेत्रफल में हुई वृद्धि। अब आपने द्रव की पृष्ठ ऊर्जा पढ़ी होगी, तो द्रव की पृष्ठ ऊर्जा में पृष्ठ तनाव का एक फॉर्मूला होता है T इक्वस टू W अपॉन डेल्टा A। पृष्ठ तनाव, तो यहां से W इक्वस टू हुआ T गुना डेल्टा A। पृष्ठ तनाव गुना क्षेत्रफल में वृद्धि, तो T गुना और डेल्टा A हमारे पास आया 8 पाई R इंटू डेल्टा R। अब ये भी वृद्धि W कार्य है और ये भी W कार्य है, इन्हें दोनों को आपस में इक्वल रख दें। P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R इक्वस टू T इंटू 8 पाई R डेल्टा R। डेल्टा R कैंसिल, पाई कैंसिल, 1 R कैंसिल और 4 टू जा 8, तो P इक्वस टू 2T अपॉन R। ये ही आधिक्य दाब का व्यंजक है, जहाँ T द्रव का पृष्ठ तनाव है और R वक्रीय पृष्ठ की त्रिज्या है। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करें वायु का बुलबुला है, जल के अंदर वायु का बुलबुला है, तो इस वायु के बुलबुले में भी एक बाहर अंदर वायु है और बाहर आ गया द्रव जल, तो इसमें भी एक मुक्त पृष्ठ हुआ। तो इसके लिए भी जो आधिक्य दाब होगा P, वो भी P बराबर होगा 2T अपॉन R। लेकिन अगर हम देखें कोई साबुन के घोल का बुलबुला है, तो जो साबुन के घोल का बुलबुला है, उस साबुन के घोल के बुलबुले में इस पृष्ठ के बाहर भी वायु है और इस पृष्ठ के अंदर भी वायु है, तो इसमें मुक्त पृष्ठ माने जाएंगे दो, बाहर का भी और अंदर का भी। तो इसलिए जब इसमें वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में वृद्धि वो 2 गुनी होगी। कितनी होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि 2 गुनी। तो 2 गुनी का होने का मतलब है कि ये 8 की जगह यहाँ क्या आएगा 16, तो जब यहाँ 16 आएगा तो फिर ये 4 रहेगा। तो इसलिए इसके लिए जो P इक्वस होता है वो P इक्वस टू होता है 4T अपॉन R। तो हम ये देखते हैं कि मुक्त पृष्ठ कितने हैं, जिसके संपर्क में वायु होगी वो मुक्त पृष्ठ कहलाएगा। अगर दोनों तरफ वायु है तो 2 मुक्त पृष्ठ होंगे। तो आधिक्य दाब का जो सूत्र होगा P इक्वस टू वो होगा 4T बटे R। लेकिन अगर एक ही मुक्त पृष्ठ है तो फिर आधिक्य दाब P का जो सूत्र होगा वो होगा P इक्वस टू 2T अपॉन R। अगर समतल है बिल्कुल पृष्ठ, तो समतल पृष्ठ में ऊपर से भी दाब P और नीचे से भी दाब P, तो दोनों तरफ से दाब क्या रहेंगे समान, कोई सी भी तरफ से आधिक्य दाब नहीं लगेगा।
तो जो आधिक्य दाब लगता है वो किसके कारण लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव होगा तो पृष्ठ तनाव के कारण बल लगेगा, उस बल के कारण ये आधिक्य दाब उत्पन्न होगा और आधिक्य दाब का जो सूत्र आएगा वो P = आएगा 2T/R। थैंक यू।